नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आज आपको मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ाऊंगा। मोहम्मद गोरी कौन था, कहां से आया था, थोड़ा सा उसका परिचय जान लेंगे। लेकिन एक बात हमारे ध्यान रखिए, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो आपको प्रोवाइड होती रहे। चलिए देखते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी कौन था, कहां से आया था, इसके बारे में हम जानकारी ले लेंगे। थोड़ा सा मैप देख लेंगे, इसके बाद बढ़िया से समझ में आएगा। सबसे पहले यह जानेंगे कि कौन सा स्थान कहाँ पे है। यह ईरान है, ये आपका गजनी पड़ेगा और ये गौर प्रदेश। ईरान से कुछ जातियां गौर प्रदेश की तरफ जाते हैं और गौर प्रदेश में अपना निवास स्थान बनाते हैं। यह गौर प्रदेश गजनी से 200 मील की दूरी पर स्थित। इस गौर प्रदेश में एक कबीला जिसका नाम संसबानी वंश रहता है। इसी संसबानी वंश से संबंधित कौन मोहम्मद गोरी, यानी मोहम्मद गोरी का किस वंश से संबंध था, तो संसबानी वंश से था। हम देखेंगे संसबानी वंश, यह वंश था मोहम्मद गोरी का। संसबानी वंश में एक शासक हुआ जिसका नाम अलाउद्दीन हुसैन था। अलाउद्दीन हुसैन चूंकि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम चाहते हैं कि अलाउद्दीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी जाए। अलाउद्दीन मोहम्मद गोरी का पूर्वज था। तो जब अलाउद्दीन का शासन गौर प्रदेश पर था, उस समय अलाउद्दीन ने क्या किया, गजनी नगर पर आक्रमण कर दिया। गजनी नगर पर आक्रमण करके उसने क्या किया, पहली बात गजनी नगर को जलाया। दूसरा, गजनी पर इससे पहले जितने शासकों ने शासन किया था उनके पूर्वजों की हड्डियों को कब्र से निकलवा करके अलाउद्दीन हुसैन उनको क्या करता है, जलवा देता है या जला देता है। इस प्रकार इसने एक उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि, उसे कहते हैं जहां सोज। तो जहां सोज की उपाधि किसने धारण की, अलाउद्दीन हुसैन ने। जहां सोज का मतलब होता है संसार को जलाने वाला, या इसे जगदाहक भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि किस शासक ने गजनी नगर को जलाया था, तो आपके सामने है अलाउद्दीन हुसैन ने जलाया था। किस शासक ने जहां सोज की उपाधि धारण की, तो उस शासक का नाम अलाउद्दीन हुसैन है। और यह याद रखिएगा मोहम्मद गोरी का पूर्वज था। इसके बाद संसबानी वंश का अगला शासक गयासुद्दीन महमूद हुआ। गयासुद्दीन महमूद का भाई
याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी था। अब गयासुद्दीन ने क्या किया, क्यों हम इसे पढ़ते हैं? कारण यह कि गयासुद्दीन ने 1173 या 74 यानी 1173-74 ईस्वी के बीच इसने गजनी को विजित कर लिया, यानी गजनी प्रदेश को जीत लिया। और जीत करके उसने क्या किया कि गजनी प्रदेश को अपने भाई मोहम्मद गोरी को दे दिया। अब मोहम्मद गोरी गजनी प्रदेश का क्या बना? शासक बना। और कब बना? 1973-74 के बीच में वह गजनी प्रदेश का शासक बनता है। अब इसके आगे देखेंगे शासक बन करके वह क्या करता है। आपने समझा कि गजनी के मोहम्मद गोरी के पूर्वज कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। किस प्रदेश में निवास किया? तो गौर प्रदेश में। यानी पूछे कि मोहम्मद गोरी का मूल निवास स्थान कहाँ है? गौर प्रदेश था। और पूछे मोहम्मद गोरी ने कहाँ पर शासन किया था? तो याद रखिएगा, गजनी पर उसने शासन किया था। गजनी से ही वह भारत पर आक्रमण करता है, जबकि उसका भाई गयासुद्दीन महमूद गौर प्रदेश का शासक था। खैर, अब मोहम्मद गोरी जब गजनी का शासक बन जाता है, आइए देखते हैं भारत पर वह कैसे आक्रमण करता है, क्यों आक्रमण करता है। संसबानी वंश का था। अब हम इसके आक्रमण के बारे में जानेंगे कि मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है किस कारण से। जैसा कि सारे शासक करते हैं, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उसने भारत पर आक्रमण किया। जब मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है तो उस समय भारत की क्या स्थिति थी, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यह गुजरात क्षेत्र था। यहाँ यह बुंदेलखंड, यह कन्नौज का क्षेत्र था। और ये आपका रहा दिल्ली और अजमेर। दिल्ली और अजमेर पर शासक या शासन किसका था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का शासन था अजमेर दिल्ली पर। गुजरात पर शासक था या गुजरात का शासक जयपाल द्वितीय। गुजरात का शासक जयपाल द्वितीय रहता है। जयपाल द्वितीय नहीं, मूलराज द्वितीय। यह गुजरात का शासक रहता है। इसकी मां का नाम नायिका देवी और इसका एक भाई रहता है जिसका नाम भीमदेव सेकंड यानी द्वितीय था। जब मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है भारत पर तो सर्वप्रथम कहाँ आक्रमण किया यह देखना है। बुंदेलखंड का राजा परमार्दी देव था, जबकि कन्नौज का राजा जयचंद, इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम संयोगिता। जयचंद की पुत्री संयोगिता
क्यों हमने लिखा, क्योंकि अभी आगे प्रसंग में आएगा कि संयोगिता का क्या योगदान है। खैर, ये आपका पड़ेगा मुल्तान। मुल्तान क्षेत्र, यहाँ पर सिंध, और ये है आपका पंजाब। अब हम थोड़ा सा आक्रमण के बारे में देखेंगे। याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण, मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में होता है। और कहाँ पर इसका प्रथम आक्रमण होता है, तो मोहम्मद गोरी गजनी का शासक, यहाँ से वह प्रथम आक्रमण मुल्तान पर करता है। यानी इसका प्रथम आक्रमण मुल्तान पर होता है। मुल्तान पर शासक पूछा जाता है तो यहाँ का शासक कोई नहीं बल्कि छोटे छोटे कबीले थे, जिन्हें करमाथियों या करमाथियां कहा जाता था। यानी मुल्तान पर करमाथियों का शासन था और सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर ही आक्रमण किया। मुल्तान के बाद फिर वह सिंध पर आक्रमण करता है और सिंध पर एक जाति विशेष का कब्जा था। वह कौन सी जात थी? सुम्र जनजाति के लोग सिंध पर राज्य कर रहे थे। यह भी मुसलमान, ये भी मुसलमान। जब मुल्तान विजय कर लेता है मोहम्मद गोरी, उसके बाद उसका दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट आक्रमण गुजरात का होता है। देखिए, यह प्रथम आक्रमण, इसके बाद मोहम्मद गोरी का द्वितीय आक्रमण कहाँ? गुजरात पर होता है। उसका द्वितीय आक्रमण सन 1178 ईस्वी में कहा? गुजरात की राजधानी अनहिल वाड़ा पर। उसका दूसरा आक्रमण गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा पर होता है। जिस समय मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है उस समय गुजरात का शासक मूल राजदूतीय शिकार खेलने के लिए गया रहता है। उसकी मां नायिका देवी और भाई भीम देव, यही दोनों रहते हैं। आक्रमण होता है गोरी का, नायिका देवी और भीम देव लड़ते हैं। 3 दिन के पश्चात मूल राजदूतीय भी आ जाता है। तीनों मिलकर के मोहम्मद गोरी को हरा देते हैं। यह हार क्या कहलाती है? मोहम्मद गोरी की प्रथम पराजय। क्वेश्चन आया भी है कि मोहम्मद गोरी की भारत में प्रथम पराजय कहाँ की थी? गुजरात की थी। प्रथम पराजित करने वाला कौन सा शासक था? मूल राजदूतीय, जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। जब मोहम्मद गोरी जान जाता है कि अब हम भारत के इस रास्ते यानी गुजरात के रास्ते अन्य प्रदेशों को नहीं जीत पाएंगे, तो उसने क्या किया? अपना रास्ता चेंज कर दिया। ये देखिए, प्रथम आक्रमण मुल्तान पर, द्वितीय आक्रमण गुजरात, जहां उसे असफलता मिलती है, प्रथम पराजय का सामना करना पड़ता है। अब जब रास्ता उसने बदला तो अगला आक्रमण कहाँ किया? पंजाब पर। अगला आक्रमण उसका पंजाब क्षेत्र पर होता है। और पंजाब पर शासन किसका रहता है? वहां का शासक खुसरो मलिक। खुसरो मलिक था। इसकी क्या विशेषता? खुसरो मलिक गजनी वंश का क्या था? अंतिम शासक था। क्योंकि गजनी पर किसका राज्य हो चुका था? मोहम्मद गोरी का राज्य था। तो वहां का जो शासक था खुसरो मलिक भाग करके कहाँ आ जाता है? पंजाब वाले क्षेत्र में। और यहाँ पर वह एक छोटे से शासन की स्थापना करता है। तो जब अगला आक्रमण मोहम्मद गोरी का पंजाब पर होता है
तो खुसरो मलिक वहां से भाग जाता है, यानी एक तरीके से वह अपनी हार स्वीकार कर लेता है। पंजाब पहुंचने पर ये पंजाब का क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, पंजाब का क्षेत्र पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र से मिलने जुलने लगता है। एक किला था जिसका नाम भटिंडा का किला कहा जाता है। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। एक बार देख लीजिए फटाफट। उसका प्रथम आक्रमण बहुत ही इंपॉर्टेंट 1175 ईस्वी में किस स्थान पर? मुल्तान पर। मुल्तान पर किसका शासन था? करमाथियों का शासन था। मुल्तान के जस्ट बाद यानी उसी समय उसने सिंध की विजय की। और सिंध पर किस जनजाति का शासन था? तो सुम्र जनजाति का शासन था। मोहम्मद गोरी का द्वितीय आक्रमण कब हुआ? 1178 ईस्वी में। कहां पर? गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ा पर होता है। उस समय गुजरात का शासक कौन? मूल राज द्वितीय रहता है और उसकी मां नायिका देवी और भीम देव द्वितीय दोनों मिल करके तीनों मिल करके मोहम्मद गोरी को हराते हैं। इस प्रकार मोहम्मद गोरी की प्रथम पराजय भारत में होती है, याद रखिएगा, क्योंकि अभी इसकी दूसरी पराजय भी बाकी है। खैर, इसका अगला आक्रमण पंजाब पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब का शासन या शासक कौन था? खुसरो मलिक था, जो गजनी वंश का अंतिम शासक था, जिसे गजनी से भगा दिया गया था और जो पंजाब क्षेत्र में आकर के अपना शासन चला रहा था। खैर, अब आगे देखते हैं। अगला आक्रमण वह भटिंडा पर करता है। भटिंडा किला रहता है और इस किले पर किसका अधिकार रहता है? पृथ्वीराज चौहान का अधिकार रहता है। पृथ्वीराज चौहान, याद रखिएगा। इसे पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी कहते हैं या इसका एक अन्य नाम है राय पिथौरा। पूछे राय पिथौरा कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का नाम राय पिथौरा था। खैर, मोहम्मद गोरी जब भटिंडा के किले को जीत लेता है तो यह किला किसका था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का था। तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच युद्ध होगा। जब पता चला पृथ्वीराज चौहान को तो उसने क्या किया? अपनी सेना लेकर के भटिंडा की तरफ प्रस्थान किया। उधर मोहम्मद गोरी भी था। दोनों के बीच एक स्थान था करनाल, जो कि हरियाणा में पड़ता है। यहीं पर एक मैदान था। मैदान का क्या नाम? तराइन का मैदान। इस तराइन के मैदान में दोनों की सेनाएं आमने सामने होती हैं और वह समय क्या था? 1191 ईस्वी। 1191 ईस्वी में दोनों की सेनाएं आमने सामने, बहुत जबरदस्त टक्कर होती है, घमासान युद्ध होता है और अंत में विजय किसकी होती है? याद रखिएगा, यह मोहम्मद गोरी और प्लस पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध था। मोहम्मद गोरी की इस युद्ध में हार हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान की जीत का कारण यह था कि पृथ्वीराज चौहान को कई राजाओं ने सपोर्ट किया था, जबकि मोहम्मद गोरी उसकी तुलना में थोड़ा सा कम था। खैर, कई राजाओं के सपोर्ट से जीत जाता। क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज चौहान का साथ किस राजा ने नहीं दिया था? तो याद रखिएगा, कन्नौज प्रांत का या कन्नौज राज्य का राजा था जयचंद। उसने तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था। अब क्यों नहीं दिया था? थोड़ी सी कहानी है, सुन लीजिए। जैसा कि देख रहे हैं दिल्ली और अजमेर, अजमेर का शासक था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के सगे संबंधी थे, उनका दिल्ली क्षेत्र पर कब्जा था। क्योंकि उन लोगों का कोई
उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का भी शासक बना दिया। खैर, पृथ्वीराज जाता है दिल्ली घूमने के लिए। इधर जयचंद की पुत्री संयोगिता, जयचंद की पुत्री संयोगिता अपने राज्य कन्नौज से जाती है कहाँ, दिल्ली। इधर संयोगिता दिल्ली पहुंची और उधर पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पहुंचते हैं। अब जैसा जानते हैं आधुनिक काल में भी अगर नजरें लड़ जाएं तो क्या होता है, प्रेम प्रसंग बढ़ जाता। ठीक यही कार्य इन दोनों के बीच हुआ। दिल्ली में मिलन हुआ किसका, पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का मिलन। दोनों में प्यार की पींगे बढ़ने लगी, मरने जीने की कसमें खाई जाने लगी। खैर, प्यार इतना गाढ़ा हो गया कि वह एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। जैसा कहा गया है कि दिल्ली दिल वालों की है, इसी तरह इन दोनों का भी दिल कहाँ मिला, दिल्ली में मिल गया। खैर, जब दोनों का दिल दिल्ली में मिल गया तो मिलन के बाद जानते हैं अंत में क्या होता है, अंत में बिछड़ना लिखा होता है। और यही हुआ। दो प्रेमियों के बीच सबसे बड़ा खलनायक कौन, आप सभी लोग जानते हैं, लड़की का बाप। ठीक यही कहानी यहाँ भी हुई। लड़की का बाप खलनायक बन गया, नायक तो था ही पृथ्वीराज चौहान। खैर, दोनों वापस आ जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान कहाँ आया, अजमेर वापस आ गया। उधर संयोगिता भी कहाँ, अपने राज्य कन्नौज वापस आ गई। पिताजी देखते हैं उसकी पुत्री खोई खोई सी रहती है। पिताजी को लगा कि हमारी पुत्री के पीछे कोई राज छिपा है। हंसते खेलते दिल्ली गई थी और जब से लौटी है मुस्कुराना भूल गई है, खाना पीना छूट गया, क्या कारण। खैर, जयचंद को पता लगता है कि उसकी पुत्री जो है वह पृथ्वीराज चौहान के प्यार में पागल हो गई है। जब इतना इनको ज्ञात हुआ, जयचंद को सबसे बड़ा धक्का लगा। उन्होंने कहा, मैंने जिसको इतने प्यार से पाला पोसा बड़ा किया, आज वो किसी और का प्यार बन गई। खैर, कोई बात नहीं। जयचंद क्या करता है अब यह देखने वाली बात। जयचंद चूंकि पसंद नहीं करता अब किसको, पृथ्वीराज चौहान को। पुरानी दुश्मनी थी, बाप वो के समय की पूर्वजों की थी। खैर, जयचंद ने क्या किया, संयोगिता को बहुत समझाया, लेकिन क्या कहते हैं, जब प्यार का भूत चढ़ा हो सर पे, किसी की बातें अच्छी नहीं लगती। वही संयोगिता ने भी किया। जयचंद ने क्या किया कि अब देखा कि हमारी पुत्री नहीं मानेगी, तो इन्होंने स्वयंवर बुलवाया। स्वयंवर जानते ही हैं, कई राज्यों के राजकुमार स्वयंवर में आते हैं। जिनको चुनना था किसे, संयोगिता को वर पहनाना था, वरमाला डाल करके। स्वयंवर का दिन तारीख निश्चित होता है। स्वयंवर सजाया जा चुका था और कई प्रदेश के राजाओं को, राजकुमारों को निमंत्रण दिया गया, लेकिन किसको नहीं दिया गया, पृथ्वीराज चौहान को नहीं दिया गया। कारण वही, एक तो प्यार का दुश्मन, ऊपर से पुरानी दुश्मनी। जयचंद ने क्या किया, न्योता नहीं दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनवा करके अपने राजमहल के सामने लगवा दिया और सभी राजाओं और राजकुमारों से कहा कि स्वयंवर में आना है तो पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के सामने आपको अपने चप्पल उतार कर आने हैं। तो चप्पल का मतलब क्या, सीधे सीधे बेइज्जती थी किसकी, पृथ्वीराज चौहान की। खैर, सारे राजाओं ने वही किया। स्वयंवर लगा था, दरबार पूरा सजा हुआ था, अगल बगल राजा बैठे थे, महाराज भी सिंहासन लगाए हुए बैठे थे। ये देखिए, सिंहासन लगाए बैठे, अगल बगल राजकुमार। ये दरवाजा था
और दरवाजे पर किसकी मूर्ति लगी थी? पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगी थी। इसी मूर्ति के पास क्या करना था? सब राजाओं राजकुमारों को चप्पल उतारना था। खैर सबने चप्पल उतार करके कहाँ स्वयंवर में भाग लिया, बैठे। संयोगिता आती है, पहले तो उसकी नजरें तलाश करती हैं कि कहीं मेरा प्रेमी पृथ्वीराज चौहान दिख जाए, लेकिन नहीं दिखता। चलते हुए दरवाजे से बाहर निकलती है और जो पृथ्वीराज चौहान की पत्थर की मूर्ति होती है उसी मूर्ति के गले में जयमाला डाल देती है। था क्या स्वयंवर? अब तो मानना ही पड़ा किसको? जयचंद को, क्योंकि अधिकार होता है लड़की जिसके गले में माला डालेगी वही उसका पति होगा। खैर मूर्ति पर माला चढ़ाया। मूर्ति किसकी? पृथ्वीराज चौहान की थी। उसी समय पृथ्वीराज चौहान कहाँ? कन्नौज दरबार में आता है और संयोगिता को पकड़ करके लेकर के कहाँ? अजमेर चला जाता है। अब सबसे बड़ा दुश्मन कौन? जयचंद बन जाता है। क्यों? क्योंकि जयचंद यह मानता है कि उसकी पुत्री को भगा करके या अपहरण करके ले जा करके जबरदस्ती शादी किया था। इसीलिए जयचंद ने कभी पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। खैर कई कहानियां हैं, एक ही कहानी जानिए, ज्यादा नहीं, फिर टाइम मिलेगा बता देंगे कभी। देखिए पहला युद्ध हुआ तराइन का प्रथम युद्ध। उसमें क्या हुआ? गोरी की हार, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। अब ठीक अगले साल यानी 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। पक्ष यही थे गोरी और पृथ्वीराज चौहान। पहली लड़ाई से पृथ्वीराज चौहान बहुत खुश थे और कौन दुखी था? गोरी। गोरी वापस चला गया गजनी और जा करके उसने कारणों का पता लगाया कि मैं क्यों नहीं जीत पाया। खाना पीना उसने छोड़ दिया था, रातों की नींद हराम हो गई थी, लेकिन फिर इसने साहस किया और साहस जुटा करके सेना को बढ़ा करके दोबारा आक्रमण करता है। कब? 1192 ईस्वी में। और उसी मैदान पर फिर वही पक्ष गोरी और पृथ्वीराज चौहान का। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उस समय पृथ्वीराज चौहान का एक सेनापति था खांडे राय। खांडे राय क्यों? क्योंकि खांडे राय इसका सेनापति था। इसका नाम इसलिए लेना जरूरी क्योंकि खांडे राय के भाला से कौन घायल हो गया था? मोहम्मद गोरी घायल हो गया था। इसलिए उसको तराइन का प्रथम युद्ध छोड़ करके भागना पड़ा था। खैर द्वितीय युद्ध हुआ, खांडे राव इस युद्ध में मारा जाता है और जीत किसकी होती है? गोरी की जीत होती है। हार किसकी? पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। एक बात याद रखिएगा, 1192 की डेट, कारण क्या कि तराइन का द्वितीय युद्ध साथ में जो अगला शासक होगा भारत का वह कब भारत आया था? 1192 में। नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। यह दास था किसका? गोरी का। और सर्वप्रथम भारत कब आया? 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध के समय आया था। जब तराइन का द्वितीय युद्ध गोरी ने जीत लिया तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में जीते गए क्षेत्रों का प्रशासक नियुक्त किया। आगे पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में, तब हम विस्तार से बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। खैर इसने तराइन का द्वितीय युद्ध भी जीत लिया। देखिए बात यह आती है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई? दो बातें सामने आती हैं। एक ये कि पृथ्वीराज चौहान जब द्वितीय युद्ध लड़ रहा था तराइन का, तो जब यह जान गया कि उसकी हार होने वाली है तो उसने मैदान छोड़ करके कहाँ एक स्थान था हिसार, उधर बढ़ चला और वहीं पे मोहम्मद गोरी के सैनिकों ने पकड़ करके उसे मृत्यु दंड दे दिया। दूसरा
ये कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को ले गया गजनी, और गजनी में उसने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फड़वा दी, फड़वा करके जंजीरों में जकड़ करके कैद खाने में डाल दिया। पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि था जिसका नाम जयचंद था। जयचंद घूमते घामते कहाँ जाता है, गजनी में जाता है, और गजनी के शासक गोरी से इजाजत मांगता है कि आप हमें एक बार पृथ्वीराज चौहान को देख लेने दीजिए। गोरी ने कहा ठीक है। जब चंद बरदाई जाता है उसके सामने, देख करके दर्द से उसकी आंखें छलक उठती हैं। क्यों? क्योंकि इतना महान राजा जिसकी आंखें फोड़ी जा चुकी थी, जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उसने बात किया महाराज से। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि चंद बरदाई मेरी एक इच्छा पूरी कर दो, मैं मोहम्मद गोरी को मारना चाहता हूं। अब बात मारने की आ गई तो चंद बरदाई ने कहा ठीक है महाराज, जैसा आप कहेंगे। पृथ्वीराज चौहान की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, यह शब्द भेदी बाण चलाता था, यानी आवाज भर सुन ले तीर से वह निशाना उस स्थान पर लगाता था और एकदम सटीक। खैर चंद बरदाई दरबार में गए मोहम्मद गोरी से कहा कि हमारे महाराज पृथ्वीराज चौहान का निशाना इतना सटीक है कि वह बंद आंखों से भी सटीक निशाना लगा लेते हैं, बस उनको इशारा होना चाहिए। मोहम्मद गोरी सुनता है, कहता ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को दरबार में हाजिर किया जाए, क्योंकि हम ही नहीं सारे दरबारी उसकी कला का प्रदर्शन देखेंगे। मोहम्मद गोरी बुलाता है दरबार में, पृथ्वीराज चौहान भी दरबार में आ जाता है। दरबार सजा हुआ है, तीर धनुष दिया गया पृथ्वीराज चौहान के हाथ में। अब बारी थी किसकी? चंद बरदाई की। चंद बरदाई ने एक कविता के माध्यम से क्या बताया? दरबार लगा था, यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान सीधे राजा बैठे थे, गोरी बगल में चंद बरदाई था। चंद बरदाई ने कविता पढ़ी। कविता क्या जानेंगे, बस इतना जानिए कि कविता के माध्यम से उसने सटीक निशाना बताया कि किस दिशा में कितना ऊपर और या कितना दाएं बाएं कौन मोहम्मद गोरी बैठा हुआ है। खैर पृथ्वीराज चौहान तीर चलाते हैं, तीर मोहम्मद गोरी के गले में लगता है और तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उसके दरबारियों ने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान की गजनी में हत्या कर दी। खैर ये कहानी है, अब कितना सत्य है कितना झूठा, क्योंकि इसकी मृत्यु के बारे में कई अफवाहें हैं, कहीं हिसार में मृत्यु हुई थी या कहीं गजनी में। खैर मृत्यु भी आपने देख लिया। अब हम अगली लड़ाई देखेंगे मोहम्मद गोरी की अगली लड़ाई किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के ससुर के साथ। और ससुर कौन? जयचंद। अगला आक्रमण करता है 1194 ईस्वी में, जिसे चंदावर का युद्ध या कन्नौज का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में भाग लेने वाले पक्षकार कौन? मोहम्मद गोरी और जयचंद। दोनों के बीच क्या होता है? युद्ध होता है, भयंकर युद्ध। गोरी की क्या हो जाती है? विजय, और जयचंद की हार हो जाती है। यही दो ऐसे युद्ध थे जिनकी वजह से मुस्लिम बिरादरी या मुस्लिम वंश भारत में प्रवेश पाए और यहाँ पे अपना राज्य की स्थापना किए। खैर जयचंद के बाद
युद्ध होता है चंदावर का। चंदावर के बाद वह 1195-96 में गोरी एक बार फिर आता है और ग्वालियर की विजय करता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जान लीजिए। गोरी का अंतिम अभियान, गोरी का अंतिम अभियान पूछा जाता है कहाँ? पंजाब के खोखरों, पंजाब के खोखरों के विरुद्ध गोरी का अंतिम अभियान होता है। वह इन खोखरों को क्या करता है? पराजित कर देता है। पराजित करके वह वापस जाता है कहाँ? गजनी के लिए वापस, गजनी के लिए वापस जाता है। और मार्ग में सिंधु नदी के किनारे, किस नदी के? सिंधु नदी के किनारे, शाम का समय था। मोहम्मद गोरी क्या नमाज पढ़ रहा था और नमाज पढ़ते वक्त कुछ सरदारों ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। इस प्रकार मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1205 या 1206 में हो जाती है। 1206 में उसकी मृत्यु कहाँ हुई? सिंधु नदी के किनारे उसकी मृत्यु होती है। स्थान अगर पूछे तो दमयक, दमयक नामक स्थान पर मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार आपने देखा कि चंदावर का युद्ध, फिर 95-96 में ग्वालियर का युद्ध और उसका अंतिम अभियान कहाँ? पंजाब में किसके विरुद्ध? खोखरों के विरुद्ध। इन्हीं का जब वह उन्मूलन करके वापस जा रहा होता है गजनी, तो सिंध नदी के किनारे शाम के समय नमाज पढ़ते वक्त दमयक नामक स्थान पर उसकी हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार उसका अध्याय समाप्त हो जाता है। अगले शासक के बारे में अगला वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।